Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. ये दोनों न्यूज़पेपर आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूज़ है इन दोनों न्यूज़पेपर से सेलेक्टेड है और जो न्यूज़ की थीम है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So these are the topic list. Today is 1st of July and the first topic is Manrega as a savior. The second is PCR testing, polymerase chain reaction जो है उसके बारे में न्यूज़ जो आर्टिकल उसके डिस्कस करेंगे। Apart from this we have 4 year of GST and the last topic is India Sri Lanka talk over the debt, right? And apart from this we'll have the MCQs question. तो वीडियो के एंड में कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और जो कल के सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। कई आप में से कई लोगों ने आंसर्स दिया है तो उसके लिए रियली सिंसियरली थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहली टॉपिक है वो मनरेगा एज अ सेवियर। दिस यू कैन फाइंड इन द हिंदू। आपको हिंदू के एडिटोरियल में ये आर्टिकल मिल जाएगी एंड दिस इज़ बाय बृंदा गारात। शी इज़ एन बेसिकली एमपी फ्रॉम राज्यसभा और सीपीआई के मेंबर भी हैं। ये काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लिखा है मनरेगा पे। बात करें इस तरह के आर्टिकल की तो ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर जनरल स्टडीज़ पेपर की बात करें तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, राइट। और मनरेगा की जैसी ज़रूरत है कोविड-19 के बाद, पेंडेमिक के बाद, तो मनरेगा हैज़ बिकम अ सेवियर फॉर मेनी ऑफ द पीपल नो बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए मनरेगा ने एक बहुत ही बड़ा बूस्ट का काम किया। तो लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स इन दिस आर्टिकल। सो एज यू नो दैट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस हैज़ इमर्ज्ड एज अ लाइफलाइन फॉर द वर्किंग पुअर इन द रूरल इंडिया, राइट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने लॉकडाउन के बाद कुछ चीज़ों में रिविजन किया है, कुछ रिवाइज गाइडलाइन दी है जहाँ पे वर्क अब फ्रॉम 20 अप्रैल बेसिकली जो लॉकडाउन के बाद जो रिवाइव किया गया, जो फर्स्ट रिलीफ दी गई थी जब मार्च 24 को जब लॉकडाउन अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो मार्च 24 वाज द डे व्हेन लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड। तो उसके तुरंत एक महीने के बाद आसपास अप्रैल 20 से नियरली आफ्टर अ मंथ जब नेशनल लॉकडाउन इम्पोज में थी तो सिर्फ मनरेगा के कामों में रिलैक्सेशन दी गई थी। बिकॉज सी व्हाट इज़ हैपनिंग, मेनी अर्बन पीपल वेयर जो बेसिकली रह रहे थे जो शहरी क्षेत्र में, वो माइग्रेट करके अपने शहरों पे चले गए, वो अपने गाँव पे चले गए, राइट। सो इट बिकम वेरी टफ फॉर देम टू गेट द डेली अर्निंग। इस वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों में मनरेगा में रिलैक्सेशन दिया एंड दिस वॉज द फर्स्ट स्कीम और एक्ट और द रूल्स दैट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट जिसमें किसी चीज़ों को रिलैक्सेशन मिली थी विद इन अ मंथ, राइट। सो दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ना बात करें इंक्रीज़ इन द एनरोलमेंट की, तो जब से कोविड-19 की पेंडेमिक के बाद जो सारी चीज़ें लॉकडाउन पे चल रही है, सो द नंबर इन द एनरोलमेंट ऑफ द मनरेगा हैज़ सडनली इंक्रीज्ड एंड बट बोथ वंस द मनी रीच द स्टेट द रिजल्ट वेर एविडेंट। देखो हो क्या रहा है कि जो मनरेगा के जो फंड्स हैं, जो एलोकेशन जिस स्तर से होनी चाहिए, जितनी ज़रूरतें स्टेट्स को वो उतनी मिल नहीं पा रही है। तो जो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड है बेसिकली अगर बात करें अप्रैल 2020 में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोवेस्ट थी। सबसे पहले उस टाइम पे अगर देखा जाए तो 95 लाख है रही है पिछले साल के अपेक्षा जो पार्टिसिपेशन है। बट मई में अगर आप देखोगे तो दिस नंबर हैज़ इंक्रीज टू 3.05 करोड़। तो इतने लोगों ने एडिशनली पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग ने फिर से इस पर पार्टिसिपेट किया है। एंड टिल द एंड ऑफ द 3rd वीक ऑफ जून 2.84 करोड़ हाउस होल्ड हैज़ गॉट वर्क। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया तो 2.8 करोड़ को आसपास 84 करोड़ के आसपास लोगों को काम मुहैया कराई गई है, राइट। एंड विथ एन एवरेज की अगर बात करें तो अभी एवरेज जितने लोग हैं इन लोगों को जितनों को काम मिली है तो 23 डेज इज़ द एवरेज वर्क विच दे आर गेटिंग। और जो वेज है जो सरकार ने कहा था कि 182 से बढ़ा करके बेसिकली 182 वाज द नॉर्मल प्राइस, सो गवर्नमेंट सेट की बेसिकली इसमें 200 रुपीज़ के हिसाब से उनको दिया जाएगा। सो डेली वेजेस जो है वो 200 है। बट मैं यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर करा दूँ कि जो एक्सपर्ट कमेटी है नीति आयोग की, उन्होंने कहा था कि 375 रुपीज़ होने चाहिए कम से कम। दिस शुड बी द अमाउंट विच एटलीस्ट टू बी गिवन टू द मनरेगा वर्कर, राइट। सो दिस दे हैव रिकमेंडेड, तो ये आप ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एवरेज उनको अर्निंग हो रही है दैट इज़ क्लोज टू 1500 रुपीज़ अ मंथ। बेसिकली काफ़ी कम है बट एटलीस्ट
जिस टाइम पे पेंडेमिक है उन लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, उससे अच्छा है कि कम से कम एक लाइवलीहुड के लिए उनके पास कोई ऑप्शंस बनी हुई है। नाउ इट शोज़ द पोटेंशियल ऑफ द मनरेगा। जो हमारी मनरेगा स्कीम है उसकी पोटेंशियल इससे पता चलती है कि इतने लोगों को पार्टिसिपेट करके भी जो उनकी जो डेली अर्निंग है, जो उनकी लाइवलीहुड जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको अपने मनरेगा के थ्रू काम करके वो पूरा कर पा रहे हैं। इसी वजह से इसके दायरे को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। कुछ क्रिटिसिज्म भी की गई है आगे स्कीम को लेकर के, जो प्रधानमंत्री रोजगार अभियान है उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे वृंदा करात ने कहा है कि जो फंड्स हैं उसकी और ज़रूरतें हैं, देयर इज़ अ नीड फॉर मोर फंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिलीज बेसिकली जो इनिशियल जो स्टिमुलस पैकेज आया था उसमें उन्होंने 38,000 करोड़ रुपीस दिए थे मनरेगा को, राइट, एंड आउट ऑफ विच 70% हैज़ ऑलरेडी बीन यूटिलाइज। अभी तक जितने भी फंड रिलीज हुए हैं उसमें 70% यूटिलाइज हो गए हैं एंड ओनली 30% ऑफ द फंड इज रिमेनिंग। अब अगर बात करें जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो किसी दूसरे स्टेट से बेसिकली व्हाट दे डूइंग, अगर कोई भी एक स्टेट से मान लो कोई मुंबई में काम कर रहा है, कोई बेसिकली कोई लेबरर है, नाउ ही इज़ मूविंग टू हिज होम टाउन सपोज बिहार और ही इज़ मूविंग टू हिज होम टाउन सपोज यूपी, तो क्या हो रहा है उनको क्वारंटीन होना पड़ रहा है 15 डेज़ के लिए, राइट। सो दिस 15 डेज इज ही इज़ नॉट अर्निंग, तो उसके लिए जो कंपनसेशन अमाउंट है वो भी देने की ज़रूरत है सरकार को। Now the remaining 8,000 crore fund would be available in the state is clearly insufficient। तो जितने फंड्स अभी बचे हुए हैं ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास, वो और सब स्टेट्स के लिए बेसिकली सफिशिएंट नहीं है कि वो अपने लोगों को काम दे पाएँ। और जो मनरेगा का वर्कर है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो एवरेज वर्क है वो 25 डेज़ का, वो भी और कम हो जाएगा उससे, राइट। नाउ therefore essential that the central government need to release the second tranches without a delay। so जो second tranche of stimulus package है उसको इससे भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। now the experts से कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास के स्टिमुलस पैकेज देने की ज़रूरत है टू द मनरेगा। now बात करें इश्यूज रिलेटेड टू गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसको उत्तर प्रदेश से इसको इनोग्रेट किया था इस स्कीम को। तो इसके बारे में क्रिटिसिज्म की गई है कि ऑलरेडी जब मनरेगा जैसे स्कीम इंडिया में चल रहे हैं तो उसी जैसे स्कीम को दूसरे नाम से लाने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हैज़ हिमसेल्फ सेड कि मनरेगा इज़ एन अनसक्सेसफुल प्रोग्राम। जब वो प्राइम बेसिकली लोकसभा को एड्रेस कर रहे थे उस टाइम पे इन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही थी, बट एट द सेम टाइम दे डोंट वांट, दिस इज़ अ पॉलिटिकल मोटिव कि चाहते हैं कि नाम चेंज हो जाए और उसी स्कीम को बेसिकली कंटिन्यू रखा जाए। तो वृंदा करात ने इसी चीज़ों को बताया है कि जो अनाउंसमेंट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो नई स्कीम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, वो भी उसका जो पूरा पर्पस है वो माइग्रेंट वर्कर को काम देने का है। और इनिशियली 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको सेलेक्ट की गई है कुछ लेवल पे। तो जो पहला सवाल इन्होंने उठाया है कि जो क्या क्राइटेरिया है जिस पे 116 डिस्ट्रिक्ट ही सेलेक्ट किए गए हैं इंडिया में, जिसमें जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वेस्ट बंगाल है और जो छत्तीसगढ़ है, उन दोनों स्टेट्स को इसमें नहीं रखा गया उनके डिस्ट्रिक्ट्स को। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्टेट में यहाँ पे बेसिकली ममता बनर्जी की सरकार है और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, राइट। आई एम नॉट गेटिंग यू टू द पॉलिटिकल डिबेट, मैं आपको पॉलिटिकल एंगल से इसको नहीं समझाना चाह रहा हूँ, बट एज एन एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कल हो के आप इंटरव्यू भी अपेयर करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए। इस वजह से मैं जो बेसिकली जो पॉलिटिकल मोटिव है उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सरकार ने किया कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर जहाँ से आते हैं बेसिकली वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ से, उनको सिर्फ इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार नहीं है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। और आउट ऑफ 4,794 करोड़ रुपीस बिटवीन जून 20 बिहार को अभी तक सबसे ज़्यादा फंड दिया गया। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द पॉलिटिकल स्टंट विच गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग। क्यों बिहार को दिया गया है? क्योंकि बिहार में अभी नेक्स्ट ईयर इस मंथ के एंड में नवंबर के आसपास इलेक्शन शेड्यूल है, तो क्या सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए ही किसी एक स्टैंड को फंड बढ़ाई जाएगी? So this is something which government has to consider seriously, and if needed, Supreme Court take a cognizance of it. Supreme Court need to intervene in this such matter, right? So आप इस एंगल से चीज़ों को समझें, जहाँ पे जो political nuances involved है, you need to understand that.
Now coming to the second, according to the list of 25 kind of work which is available in the scheme, तो ये सारी जो 25 टाइप के जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि जिस पे लोग काम करेंगे इन गरीब कल्याण अभियान, वो ऑलरेडी मनरेगा में इंक्लूडेड है। तो फिर एक ही काम के दो स्कीम्स की क्या ज़रूरत पड़ी सरकार को? Only because the program was of Congress government, because of the previous government, this is something which government has to take care। और ये नाम चेंज करने से कुछ होगा नहीं। The funding is more important, right? और जो वर्क है वहाँ पे उसी तरह के मैनुअल वर्क रखे गए हैं, मेनली कंस्ट्रक्शंस वर्क हैं। उसके बाद जैसे अर्थ वर्क हो गए, मतलब जो ड्वेलिंग का वर्क है वो इंक्लूडेड है, केबल के तारों को लगाना या फिर इस तरह के जो काम है, and internet connection in the rural areas. So these are the main work which is being performed under the मनरेगा as of now, अभी presently कोविड सिचुएशन में। जैसे जैसे चीज़ें ठीक होगी और ज़्यादा काम में इनको इंक्लूड किया जाएगा। नाउ मनरेगा एज अ डील ब्रेकर की बात की गई है कि जो मनरेगा है उसके सिर्फ नाम डाइल्यूट करने से, जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसको सिर्फ नाम बदलने से चीज़ें में बदलाव नहीं होगी। वी नीड टू हैव ऑगमेंटेशन इन द फंडिंग। यहाँ पे फंड की ज़रूरत है। सो रैदर गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज द फंडिंग, फंड बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड एट द सेम टाइम जो पोटेंशियल है मनरेगा की, दैट प्रोवाइड रिलीफ टू द सफरिंग ऑफ इंडियन रूरल एंड शुड बी यूटिलाइज टू द फुलेस्ट कैपेसिटी। तो अभी जो प्रेजेंट में जो स्कीम है जिसकी डेटाबेस बहुत अच्छी है, जिसको चीज़ों को और सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल आउट है, जो लूप होल्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ इट विल ऑल्सो रिक्वायर द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ओनली फॉर 1 person पर हाउस होल्ड इवन द इंडिविजुअल इज एलिजिबल। इसमें मनरेगा में जो प्रोविज़न है कि भाई एक घर से एक ही हाउस होल्ड काम करेगा, इस प्रोविज़न को डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। और जो भी लोग उस घर से इच्छुक है काम करने के लिए, जो भी 18 वर्ष के ऊपर है, वो लोगों को काम देने की अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से। और जो सरकार ने अभी कैप रखा है मनरेगा में प्रेजेंटली, दैट इज़ 100 days, राइट? सो दिस नीड टू बी अगेन इंक्रीज टू 200 days एट लीस्ट। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सपर्ट सेज कि इसको बढ़ा करके 200 दिन तक करने की ज़रूरत है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिकली अलाउंसेस है, दैट शुड बी गारंटेड टू ऑल टर्न अवे फ्रॉम द वर्क। जो भी बेसिकली जिनको काम नहीं मिला, जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है किसी भी काम के लिए और किसी कारणवश अगर उनको काम नहीं मिलती है, तो दे शुड बी कंपनसेटेड with the days they are sitting alone in the home, right? And importantly, the government must ensure and realize that the fund on the emergency basis। तो जो भी इसके जो सेकंड ट्रांचेस आने हैं, जो मैंने आपको बताया, इनिशियली जो 38,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, उसके बाद ज़रूरत है जो अब जो सेकंड ट्रांचेस हैं उसमें करीबन 1 लाख करोड़ रुपीस के आसपास डिमांड की जा रही है कि इससे या इससे ज़्यादा फंड सरकार को रिलीज़ करनी चाहिए, ताकि सारे स्टेट्स अपने जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको काम दे सके एंड दे कुड फाइंड अ लाइवलीहुड सॉल्यूशन टू दिस सिटीजन, राइट? सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन टॉक्ड इन दिस एडिटोरियल। नाउ मूविंग टू द सेकंड बेसिकली आर्टिकल, दैट इज PCR टेस्टिंग। इसमें बहुत सारी बातें की गई, आप इस आर्टिकल को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं एडिटोरियल में, बट विल फोकस मोर ऑन द PCR टेस्टिंग, किस तरह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसकी चीज़ों को इंक्लूड की जाती है, राइट? सो मूविंग अहेड, बेसिकली तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जो सार्स कोविड-19 है, इसको सार्स कोविड-2 भी कहते हैं, इसमें जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस हैं उसको गवर्नमेंट के और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलाउ किए गए हैं, राइट? और जनवरी तक सिर्फ एक इंस्टीट्यूट थी इंडिया में, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, एक एपिक इंस्टीट्यूशन है वायरोलॉजी की स्टडी के लिए, सिर्फ वो ही इसको कर रही थी। बट अभी प्रेजेंट में कम से कम 1000 लेबोरेटरी ऐसे हैं जिनको PCR के लिए परमिशन दी गई है ICMR की तरफ से, राइट? तो ICMR इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी जो इस चीज़ों को अप्रूवल देती है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। नाउ जो PCR टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो लेबोरेटरी की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं कि जो PCR के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी वेरिएबल होते हैं, राइट? तो जो मैकेनिज्म है दैट नीड टू इंश्योर द इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और जो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट है उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक देने की ज़रूरत है, एंड वी नीड टू कंसिडर देम वेरी अर्जेंटली एज रिक्वायर्ड। मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा जहाँ पे चीज़ें गलत भी आई हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि PCR टेस्ट होता क्या है। बेसिकली कैरी मुलिस थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, अमेरिकन बायोकेमिस्ट्रिस्ट थे PCR टेक्निक को। और जो PCR टेस्ट है उसमें होता क्या कि जो कॉपीज़ ऑफ सेगमेंट ऑफ DNA है, जैसे कि अगर आप ये DNA समझ लो तो उसमें जो सेगमेंट्स हैं उसमें चीज़ों को अल्टर की जाती है, राइट? एंड क्रिएटेड एन एंजाइम कॉल्ड पॉलीमरेज। तो दिस इज एक्टेड एज अ पॉलीमरेज।
फ्लोरोसेंट डीएनए इज बीइंग बाइंडेड, एक डाई जो है वो उस पर बाइंड किया जाता है एंड दैट इज बीइंग एडेड टू डीएनए टू शो द प्रेजेंस ऑफ वायरस ऑन द फ्लोरोमीटर। एक फ्लोरोमीटर होती है, उस पर चेक करते हैं कि वेदर वायरस की जो बाइंडिंग है वो हो रही है यानी। हाउएवर जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए है, बेसिकली जो वो आरएनए में बाइंड करती है, जो हमारी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होती हैं उस पर बाइंड करती है। तो डीएनए और आरएनए का जो डिफरेंस है वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ लें। प्रिम्स में कई बार ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो लोग खास करके नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको इन दोनों का डिफरेंस भी देखना चाहिए। और अगर बात करें जो कोरोना वायरस में, तो जो आरएनए है उनको कन्वर्ट किया जाता है डीएनए यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार जनरल स्टडीज़ या जनरल साइंस के टॉपिक में सीधा आपसे रिवर्स बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन पे सवाल पूछे जाएंगे। नाउ मूविंग अहेड, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो एंजाइम कन्वर्ट करती है आरएनए से डीएनए में। सो दिस इज द मेन थीम कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और जो कॉपीज ऑफ डीएनए है आर देन मेड एंड एम्पलीफाइड, फिर उसको एम्पलीफाई करके आगे रिजल्ट चेक करते हैं। तो जनरली ये सारे प्रोसेस में 24 आवर का टाइम लगता है और उसके बाद रिजल्ट दिए जाते हैं। बट जो कुछ रिजल्ट आए हैं वहाँ पे क्वालिटी को लेकर के चैलेंज की गई है कि अभी रिसेंट में जो अमृतसर में एक लैबोरेटरी में, प्राइवेट लैबोरेटरी में इसका टेस्ट की गई थी, तो उन्होंने 4 ऐसे फॉल्स जो केसेस थे जिनको कोविड नहीं था उनको पॉजिटिव रिजल्ट में दिखाया गया फॉर मेनी डेज, राइट। ऐसे बहुत सारे और केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें फॉल्स बेसिकली रिजल्ट दिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ों को इंश्योर करने की ज़रूरत है। जो सिलेक्शन ऑफ प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं दैट नीड टू बी टेकन वेरी केयरफुली। उनके जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइन है हमारे ICMR के, उसको पूरे तरह से फॉलो करने की ज़रूरत है, या फिर लिमिटेड लेबोरेटरी की अप्रूवल दे जो कि सारे पैरामीटर्स को फुल करती हो। And there is an urgent need to ensure the quality assurance from all laboratory testing of the coronavirus infection. ग्लोबली अगर बात करें तो पेशेंट्स जो निमोनिया के हैं उनको जनरली बेसिकली PCR के टेस्ट के थ्रू जो स्वैप्स होते हैं वो लिए जाते हैं ताकि उनका चेस्ट एक्सरे स्कैन वगैरह देखा जा सके, राइट। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड द ब्लाइंड रिलायंस ऑन द कोविड-19, तो जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स हैं, जो स्पेसिफिक जो रैपिड टेस्ट है वो भी सरकार ने भी अलाउ किया है। तो ये सारी चीज़ों को देखनी होगी कि कौन से टेस्ट को एक फाइनलाइज किया जाए। बट अभी जिस तरह से केसेस बढ़ रही हैं तो जो PCR जो टेस्ट है हमारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेस्ट है, वो एक तरह से सपोर्ट या असिस्टेंस का काम कर सकता है, एक तरह स्टेपनी का काम कर सकता है इन द बेसिकली द ट्रायल प्रोसेस और या फिर जितने भी जो डायग्नोस्टिक चल रहे हैं उसमें। ना मूविंग अहेड 4 ईयर ऑफ GST, ये आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएगी आर्टिकल, जहाँ पे टाइटल है पुटिंग रिफॉर्म टू द रेस्ट, और इसको सुशील कुमार मोदी जो बिहार के बेसिकली डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। बात की गई है GST के बारे में, तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और बात करें मेंस के लिए तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एट द सेम टाइम सम क्वेश्चन कैन बी ऑल्सो आस्क्ड इन द जनरल स्टडीज़ पेपर 2। तो GST अपने चौथे साल पे है और एक बिगेस्ट चैलेंज है कि किस तरह से जो फंड्स, जो कंपनसेशन अमाउंट है, जो GST के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्टेट को देना है, जो केंद्र सरकार को राज्य सरकार को देना है, वो चीज़ें अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स को जो GST के कंपनसेशन है वो नहीं दिए गए हैं। तो ये एक टाइम है, दिस इज़ अ टाइम एक मेजर्स लिया जाए जहाँ पे जो भी स्लिपिंग इनटू द सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस में जो स्टेट चल रहे हैं उनको सरकार की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दी जाए। एंड डिवाइड द डाइवर्सिटी दैट GST हैज़ कंटेस्टेड, इट हैज़ बीन रिमार्केबल सक्सेस दैट द टैक्स इन द फर्स्ट 2 years। तो कुछ अच्छे अचीवमेंट भी रहे हैं GST के, मैं आगे आपको नंबर बताऊंगा कितनी अर्निंग हुई है टोटल GST की। अगर बात करें जो टोटल 18% जो GST है, अगर आप कोई भी सामान परचेस करते हो तो आप उसमें 18% का GST देते हो, राइट। तो 18% का जो GST है उसमें जो 11% है वो स्टेट GST को जाता है, राइट, और जो 7% है वो सेंट्रल GST होती है। तो जब आप 11% स्टेट को दे रहे हैं, बट स्टेट की अगर बात की जाए जो कंपनसेशन जो यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है वो अभी तक एरियर पेंडिंग है और यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक स्टेट को नहीं दिया है। स्टेट की पर्टिकुलरली ये डिमांड थी कि हमें जो हमारे पेंडिंग फंड्स हैं वो दिए जाएं, ताकि कोविड-19 में जो स्टेट की रेवेन्यूज़ है वो बहुत कम हो गई है। स्टेट के रेवेन्यूज़ मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम केसेस में ट्रांसपोर्टेशन से, लिकर से, या फिर जो और भी चीज़ें जो ट्रेड सर्विसेज जो चल रही हैं उनसे आती हैं।
तो जब ये सारी चीज़ें बंद थी तो जो जीएसटी का जो कंपनसेशन अमाउंट था वो उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता था, जिसको सरकार ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। तो इस तरह के एनालिटिकल सवाल आपको मेंस में पूछे जाएंगे, तो ये सारे पॉइंट आप वहाँ पे ज़रूर लिखना। उसके अलावा जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस विद द स्टेट अबाउट 20% और लोअर देन द इफेक्टिव टैक्स बर्डन, तो उसको कम करके रखा गया। और टोटल टैक्स बेस की बात करें तो अभी प्रेजेंट में इंडिया में जो टोटल टैक्स बेस है दैट इज़ अराउंड 60 लाख करोड़ रुपीज़ का। तो जितने हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो अभी का जो कॉर्पस प्रेजेंट है वो 60 लाख करोड़ का है। और ये अमाउंट जो है आप समझ सकते हो, अभी गवर्नमेंट ने जो टोटल अमाउंट रिलीज़ किया था स्टिमुलस पैकेज में वो सिर्फ 20 लाख करोड़ रुपीज़ दिया था, राइट। और जो टैक्स हम लोग पे करते हैं दैट इज़ 60 लाख करोड़ रुपीज़। दिस इज़ मोर देन 3 टाइम्स ऑफ दैट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। ना बात करें टफ टाइम फॉर जीएसटी, आने वाले समय में जिस तरह से चीज़ें बीती हैं या फिर इसी क्वार्टर्स में जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं वो कम होने लग गए थे, तो आने वाला टाइम काफ़ी टफ होगा जीएसटी के लिए। और जो अपकमिंग चैलेंज है दैट इज़ अगेंस्ट द पेंडेमिक, और वहाँ पे बहुत सारी जो सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबल इकोनॉमी में भी और सब जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ है जो टैक्स इम्पोज करते हैं, उन लोगों की भी जो कलेक्शन है उसमें कमी देखने को मिलेगी ना। अगर जीएसटी की जर्नी की बात करें तो बेसिकली जो बेंचमार्क है 14% का दैट वाज अचीव्ड। हमारी जो बेसिकली कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसको बोलते हैं CAGR, उसके मुताबिक जीएसटी वर वेरी प्रोडक्टिव इन फर्स्ट 2 ईयर। तो पहले 2 सालों की अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 8 लाख करोड़ रुपीज़ जो था वो बेसिकली जनरेट किया गया था। उसके दूसरे बार में 7,79,060 करोड़, और 2018 और 19 में जो टोटल कलेक्शन रही है जीएसटी की वो है 11,77,368 करोड़ रुपीज़। तो ऑलमोस्ट जो टारगेट सेट की गई थी उसकी 99.34% गवर्नमेंट ने अचीव किया है, जो बेंचमार्क सेट थी। ना क्या क्या चैलेंजेस हैं बिफोर द काउंसिल। सबसे बड़ी चैलेंज होगी कि भाई जो जीएसटी काउंसिल को अपने जो कंपनसेटेड अमाउंट हैं, जो भी एरियर्स हैं, वो सारे स्टेट को वापस देने, जो भी स्टेट के पैसे पेंडिंग है उनको पूरा दिया जाए। और जो यूजुअल कंपनसेशन साइकिल है जो कि डिले हो चल रही है उस दैट इज़ लाइकली टू इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जो कलेक्शन है इन द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द फिजिकल इज़ जस्ट 46% इन 2019। तो ये एंटिसिपेट की गई है, जहाँ पे 99% तक सक्सेस मिला है, अब 46% के आसपास रहने की ज़रूरत है, दैट इज़ बिलो 50%, आधे से भी कम, राइट। एंड द अनदर बिगेस्ट चैलेंज इज़ द पॉसिबिलिटी एंड द ह्यूज डिफिट इन द कंपनसेशन अकाउंट। तो जो कंपनसेटरी अमाउंट है जो कि स्टेट की यूनियन टेरिटरीज के पेंडिंग है वो उनको वापस दिया जाए, और जो एक्चुअल कंपनसेशन है जो सेस दैट इज कलेक्टेड हैज़ नेवर एक्सीडेड 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्रेल टू द स्टेट। तो ये सारे डेटाज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, इट इज़ अ टाइम टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द स्टेट जो कि स्लिपिंग इनटू द सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस। जो भी स्टेट कोविड-19 के बाद जिनकी जो रेवेन्यूज़ पूरी तरह से जो डिमिनिश हुई है उनको जो जीएसटी का सेस है वो देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने स्टेट्स में कुछ वेलफेयर प्रोग्राम कर सके। और जो मेजर्स है दैट इज़ नॉट ओनली टू डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द जीएसटी बट टू ऑल्सो द कोर्स ऑफ यूनियन। जो बेसिकली जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो जस्ट है, जो मेन थीम है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑपरेट करेगी, वो कुछ उस तरह से दिखता नहीं दिख रहा है, राइट। तो दिस इज़ अ टाइम वेयर यूनियन गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द यूनियन टेरिटरी। तो ये दोनों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और जो भी बकाए पैसे हैं जीएसटी के वो उनको वापस देने की ज़रूरत है ऑन प्रायोरिटी बेसिस। Now the other topic is India Sri Lanka talks over the debt. So this news you can find in the Hindu, और आपको इंटरनेशनल पेज में ये मिल जाएगी। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए, जहाँ पे बायलैटरल रिलेशन वाले सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उस पर डायरेक्टली इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका ने बेसिकली बात किया था कि जो श्रीलंका की जो डेट रीपेमेंट है उसको लेकर के, और श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जो महिंद्रा राजपक्षे हैं उनके मुताबिक जो मोराटोरियम का जो क्राइटेरिया है उस बेसिस पे वो मनी देंगे। मोराटोरियम का मतलब होता है कि कुछ इंस्टॉलमेंट पे जो जितने अमाउंट है उसको और इंस्टॉलमेंट करके उसको ब्रेकअप करके इंस्टॉलमेंट में वो दे सकते हैं। तो इस तरह से क्लोज और कंस्ट्रक्टिव मॉनिटरिंग की जा रही है कि श्रीलंका की जो बकाए पैसे जो स्वैप मनी के थ्रू जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुई थी करेंसी स्वैप फैसिलिटीज़ के थ्रू शार्क एग्रीमेंट्स में, वो कब वापस की जाएगी, राइट। तो जो डेट है श्रीलंका की तरफ से वो 1.1 बिलियन के आसपास है, $1.1 बिलियन।
तो इंडिया इस वजह से भी मांग रहा है, इंडिया ये नहीं चाहता कि हमारी जो रिलेशनशिप है श्रीलंका के साथ ख़राब हो, बट दिस इज़ द टाइम वेयर एवरी कंट्री हुएवर हैव द किसी दूसरे पे अगर क्रेडिट है तो दे वांट कि इस टाइम पे वो फंड रिलीज़ किया जा सके। एंड इट रिमेन्स कमिटेड टू द श्रीलंका क्लोजली। अभी भी हमारी जो श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है, बट इसको आगे एक शेयर्ड प्रोस्पेरिटी और जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसके बाद भी देखने की ज़रूरत है। ना बात करें श्रीलंका की, बेसिकली जो एक्सटर्नल डेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है पेंडेमिक के बाद भी। सो दैट इज़ शेड्यूल टू रीपे, बेसिकली उनको टोटल अमाउंट 2.9 बिलियन भी देना है, और भी डेट है श्रीलंका की दूसरे कंट्रीज से। और श्रीलंका ने IMF के साथ, जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके साथ भी बात किया है ताकि वो रैपिड फंडिंग उनको मिल सके, ताकि वो और जो इंडिया के साथ जो पेंडिंग अमाउंट्स हैं वो उसको डिस्पर्स कर पाएँ। नाउ चाइना की सपोर्ट भी ली जा रही है ग्लोबल पेंडेमिक में देखते हुए। चाइना ने इस टाइम पे भी सपोर्ट करने का बेसिकली आश्वासन दिया है श्रीलंका को, और $500 मिलियन के जो अमाउंट है वो कोलंबो को देगा, वो श्रीलंका को देगा इन द इमीडिएट इम्पैक्ट। एंड श्रीलंका इज़ रेडी टू होस्ट चाइनाज अबाउट $5 बिलियन। तो इतना ज़्यादा वो लेने के लिए तैयार है। लेट्स सी हाउ चाइना इज सपोर्टिंग, एंड इंडिया इज ऑल्सो नॉट फोर्सिंग दैट मच टू श्रीलंका, बिकॉज वी नीड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन विद श्रीलंका एज वेल। बीइंग द इमीडिएट नेबर, हमें उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी बना करके चलनी है। फर्दर अपॉन द श्रीलंका रिक्वेस्ट, जो चाइना डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने इनिशियली $140 मिलियन का जो फैसिलिटी एग्रीमेंट है वो बैंक ऑफ सेलोन, बेसिकली ये वहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है, बेसिकली स्टेट अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, जो कि जैसे हमारे यहाँ SBI है वैसे वहाँ बैंक ऑफ सेलोन है। तो ये सारी चीज़ें को करेंसी स्वैप के थ्रू या फिर चाइनीज़ के जो अपने एग्रीमेंट है उनके थ्रू, जो चाइना डेवलपमेंट बैंक है उनके थ्रू बैंक ऑफ सेलोन को दिया जाएगा, राइट। और मैं ये बता दूं कि हमने डेली आंसर प्रैक्टिस शुरू किया है, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको हर सुबह क्वेश्चंस मिल जाएगी, और आप अपने आंसर हमें 6 PM तक भेज सकते हैं। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाएं, आपको उसके लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल पे जा करके इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ना बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। जो कल के क्वेश्चंस थे उसके आंसर मैं आपको बता दूं। तो जो पहला सवाल है उसका आंसर है सी, कि जो FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो रिलीज़ की जाती है AI कर्नेडी के द्वारा। द सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फ्यूल सेल, जिसका आप में से कई लोगों ने आंसर दिया है। नेसेसरली थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी बताया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जो भी उस चीज़ के बारे में पता हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इसके आंसर सी हैं। जिस बच्चों ने कमेंट किया सारे के आंसर करेक्ट थे मोस्टली। तो जो फ्यूल सेल है इज़ अ डिवाइस दैट यूजेज द सोर्स ऑफ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेंट एज अ creating electricity and electrochemical process, and the fuel cell convert chemical energy into the electrical energy। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नाउ अगर MCQs की तरफ आगे बढ़े आज के, तो जो स्टैटिक है पॉलिटी से आपको बताना है कि with regards to prime minister which among the following statement is correct? The term of the office of the prime minister is not fixed and he hold office during the pleasure of the president, and the salary and allowances of the prime minister is determined by the president। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा इस सवाल का आंसर देना। A, B, both A and B और neither of them। तो वॉट एवर यू फील इज़ द करेक्ट आंसर, आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं और इसका जो आंसर है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Now the second question is from economy। तो considering the state regarding the GDP deflator, ये करंट और इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेटेड है। तो GDP प्राइस डिफ्लेटर मेजर द डिफरेंस बिटवीन द रियल GDP एंड द नॉमिनल GDP, और जो नॉमिनल GDP होती है दैट इंक्लूड इन्फ्लेशन व्हाइल द रियल GDP डज नॉट इंक्लूड द इन्फ्लेशन। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं, A, B, C या फिर D, राइट। तो आंसर ज़रूर बताएं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके अपने आंसर ABCD के तौर पे आप हमें लिख करके बता सकते हैं। और वी हैव स्टार्टेड अ मॉक टेस्ट सीरीज़ जहाँ पे टोटल 25 टेस्ट हैं। तो अभी टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, ताकि आपके प्रीलिम्स में जो सक्सेस है वो गारंटी हो सके, राइट। एंड those of you who are new to our channel, do not forget to hit a like button on this video, subscribe our Aptplus Academy for Civil Services on YouTube। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैथ वर्क से रिलेटेड या और भी चीज़ों से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें, राइट। एंड सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो